हम यहाँ यही बात कर रहे थे कि चैलेंजेस क्या है। एज अ पार्ट ऑफ जो फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होता है फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट्स आर डिमांडिंग कि और ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए, अदरवाइज स्टेट्स भी फाइनेंशियल क्राइसिस में जो सिचुएशन है वो इट कैन टर्न आउट टू बी अ फाइनेंशियल क्राइसिस। दिस इज वन थिंग। एंड इसके अलावा mining activity may we are seeing growth. So it has grown at a stronger pace due to reforms like e-auction of the mining leases. But benefits are limited to mineral rich states only, because again ये एक one of the reasons भी है behind inequality in regional growth also, क्योंकि specifically this is we can say natural cause. And apart from this हम बोल सकते हैं कि as a target of fiscal deficit भी we go by the target, तो NSO National Statistical Office जो है, it is under the Ministry of Statistics and Program Implementation. So it is believed कि fiscal deficit target would be somewhere around 3.1% of the GDP, with we can say slippage of 20 to 30 basis points upward or downward can be expected. So increasing allocation by the states for capital expenditure will boost the growth. अब यहाँ पे ये भी बोलना तो easy है, बट इसको states कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर स्टेट ज़्यादा करेंगे तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा बूस्ट होगी, उसके थ्रू वो और एडिशनल अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू जनरेट है वो कर पाएंगे। बट उसके लिए भी, उससे पहले भी जो अभी करंट सिचुएशन है स्टेट्स की फाइनेंशियली अगर हम बात करें, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो सैलरीज में आपको जो देना है, जो आपको डेट रीपेमेंट के लिए पैसा देना है इन द फॉर्म ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स उसको सडनली उसको शॉर्ट टर्म में कम नहीं कर सकते। दैट इज वी कैन से कंपल्सरी पार्ट। और जैसे हम बोलते हैं, यूज द टर्म चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, वो आपको करना ही पड़ेगा, सैलरीज आपको देनी ही पड़ेंगी। तो अगर लार्जर पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, प्लस राइट नाउ ऑल्सो अगर रेवेन्यू ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, उनको अभी भी बोरोइंग पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, तो अभी बस दे कैन इंश्योर कि जो अमाउंट वो बोरो कर रहे हैं, हाउ दे कैन जुडिशियसली यूज दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड इन्वेस्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दैट फ्यूचर में दे can come back on track and they do not have to rely even much upon the financial devolution as a part of finance commission also. सो इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सोसाइटी में, तो दे परफॉर्म्ड 5 important सोशो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फंक्शंस, लाइक द प्रोविजन ऑफ फूड, education, healthcare, promotion of traditional art forms, propagation of spiritual values. So this is important. Hindu tradition की बात करते हैं तो again they are important centers of social cohesion, economic support के लिए, cultural revival के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, चोलास, पांड्यास, पल्लवास, एंड नॉर्दर्न इंडियन रूलर्स लाइक गुप्तास, पालास, प्रतिहारास, तो बाकी जो किंगडम्स राजपुताना राजस्थान में, दे वर नोन फॉर बिल्डिंग ग्रेट टेम्पल्स अर्लियर मिडीवल टाइम पीरियड में. हमने बात भी करी थी एक दिन पहले, प्रेरणा आज द क्वेश्चन की अपार्ट फ्रॉम जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है टेम्पल्स का, टेम्पल्स वर ऑल्सो सीन एज अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो, कि एक पर्टिकुलर किंग के अंडर कितने नंबर ऑफ टेम्पल्स वो कंट्रोल कर रहे हैं. So that also reflected somewhere their authority and power back in history. And right now हम बात कर रहे हैं, even the first Ram temple at Ayodhya was said to have been built by King Vikramaditya, the Gupta dynasty in the 4th century AD. So important factual information है. सेक्युलरिज्म के जो हम आइडिया की बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में देयर इज अ डिफरेंट मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. इंडिया में वी सी देयर इज अ डिफरेंट मॉडल. इंडिया में वी मेंटेन ईदर इक्वल क्लोजनेस और इक्वल डिस्टेंस from all the religions. And in when we talk about the model which is prevalent in the western world, तो वहाँ पे secularism we see कि there is complete separation between religion and the state. There is no, we can say, interconnectivity. So India में there is equal relationship with all the religions. We are not promoting just one religion, we're promoting all the religion, all the beliefs. You have your fundamental right to freedom of religion from article 25 to 28. So France में, like I mentioned, a total rejection of religion is there in public life.
That is considered their model of secularism. UK में monarch must always publicly pronounce adherence to the Angelical Christianity. So they are promoting just one kind of idea. USA में they take the president takes the oath by placing a hand on the Bible held up by a bishop. But India में ऐसा नहीं होता है. So Sarvapant Samadhar, equal respect to all the religions. This is India's model of secularism. And when talk about Constituent Assembly में जब debates हो रहे थे during again when our Indian Constitution was being formulated, तो उस time पे भी secularism being explicitly mentioned in the preamble. So Dr. B.R. Ambedkar, he argued against the inclusion of the word because according to him he believed कि entire constitution carried that spirit anyway. वो naturally ये spirit Indian constitution में already ingrained थी, तो he believed कि उसको explicitly और distinctively mention नहीं करना चाहिए. And even Jawaharlal Nehru, he also suggested that one should go slow on that particular word because we can say it is a sensitive word. Green blueprint. Pollution control plans must be science based. Scientific होने चाहिए हमारे pollution control plans on the basis of again data analysis. What has been the trend previously? कौन से मेजर रीजंस है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, अब कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमारे साइंटिफिक प्लान्स होने चाहिए टू कर्ब द पोल्यूशन. सो स्पेसिफिक जो लोकल एनवायरमेंट डेटा है दैट शुड आल्सो बी एनालाइज्ड. सो अगेन स्टेट स्पेसिफिक मॉडल्स की हम यहाँ बात कर सकते हैं. COP28 was held in Dubai amongst the most headline grabbing events 2023 So for the very first time it was acknowledged that fossil fuels are responsible for climate change. Then अगर हम बात करते हैं इंडिया में what are the different policies, so one is the National Clean Air Action Plan which is there. Then we also have the AQI index, air quality index, which is again used to monitor what is the air quality. Then apart from this, we have having the important role of NGT, National Green Tribunal, and GRAP की हम बात करते हैं, Graded Response Action Plan, which is there in Delhi. Fossil fuels combustion, industrial processes, biofuel burning. The main reasons, the sources of emissions. And anthropogenic pollution, it can be controlled. So with that, we are seeing a shift in the policies also. जब हम smart cities missions की बात करते हैं, changes in the construction methodology हम बात करते हैं, waste disposal की हम बात करते हैं, treating the waste water, we talk about new technologies. And we also seeing the policy shifting more towards using public transportation. Even in public transportation, we are seeing more emphasis upon buying and deploying more of electric buses, and personally also passenger vehicles. Maybe we talk about electric vehicles. So stubble burning की हम बात कर चुके हैं. This is what are the alternatives or the solutions for that. So we talked about कि even in biofuel how stubble can help. So एक secondary market होनी चाहिए so as to ensure कि farmers are able to sell that stubble in the market and even earn some amount of money. So equally it can help in increasing the income of the farmers also. It would be environmentally safe also. We'll be able to conserve the environment, the safety, the biodiversity, and control the pollution at the same time. So PM 2.5 and PM 10 जब हम comparison की बात करते हैं इस पे we have already have had a question in prelims also. PM 2.5, the particulate matter size, the diameter is 2.5 nanometers. So the size is small, it is so small कि वो हमारी blood stream के अंदर भी enter कर सकते हैं. So this is possible in case of PM 2.5, and PM 10 it can enter our lungs. So baseline जो level है PM 2.5 का वो होना चाहिए between 20 to 40 microgram per cubic meter. So ये इसकी we can say कि safety range, अगर it would be more than this तो it would be dangerous for the humans also and animal species at the same time. एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग पे हम और मेजर और फोकस कर सकते हैं.
तो CubeSats, to explore the possibility of CubeSats, a class of nano and micro satellites. So जो लोकल वेदर फैक्टर्स हैं उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेशन है पॉल्यूटेंट्स का, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ना हो। तो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल रेन की भी बात करी थी कि सिल्वर आयोडाइड इज दी केमिकल कंपाउंड विच इज यूज टू आर्टिफिशियली क्रिएट दी रेन। बट वहाँ पे चैलेंजेस कि इट इज़ कॉस्ट इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा, वी नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, एंड एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो हेल्प अस ओनली फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफर नहीं करता है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस करता है आर्टिफिशियल रेन। एंड देन आज जैसे हमने बात करी प्रमोटिंग मोर साइंटिफिक टेम्पर, साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमने बात करी थी, तो इसमें भी साइंस बेस्ड एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क शुड बी देयर। डोमेन एक्सपर्ट्स, so skilled human resource, health scientist, policy specialist, all of that becomes important. Drone based unmanned aerial vehicles, CubeSats, they should be deployed. तो यहाँ फोरकास्टिंग की ज़्यादा बात हो रही है कि फोरकास्टिंग कैन ऑल्सो हेल्प अस, और प्लानिंग में साइंस बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स की हमने बात करी, और कुछ माइनर फैक्ट्स। सो दी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम रेगुलेटर्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर में, then we have the National Center for Disease Control, and thirdly we also have the National Pharmaceutical Pricing Authority। तो ये तीन मेन स्टेक होल्डर्स हम बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे कल भी हमने कवर किया कि इट इज़ बीन डायरेक्टेड कि जो डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके पीछे भी देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन कि वाई दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, इन हाउ मच डोसेज, कब तक उसको आप ले सकते हो। सो दैट नीड्स टू बी मेंशन्ड इफ यू वांट टू एक्चुअली curb this problem or solve this problem or reduce this problem of antimicrobial resistance. So what is antimicrobial resistance, Prerna? शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन कर सको, डिफाइन। ओवर द टाइम जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं ड्रग्स का, तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो पैथोजेंस होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस। फिर अगर हम और मेडिसिन लेते हैं तो वो यू इफेक्ट नहीं करती उन पैथोजेंस पे, राइट। वर्क नहीं तो करती। हाँ, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू दोज एंटीबायोटिक्स एंड दोज मेडिसिन। तो जो मेडिसिन का एक्चुअल रोल होना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती हमारी बॉडी में इन किलिंग दोज पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी। सो ये हमने बात करी चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है, मोर देन डबल्ड जो फॉल देखा गया प्रीवियस ईयर, जो फॉल था नेक्स्ट ईयर उससे डबल फॉल हुआ है चाइना की पॉपुलेशन में। तो इकोनॉमिकली हमने बात करी थी चाइना के लिए कि डबल वैमी है, क्योंकि चाइना की जीडीपी ग्रोथ भी फॉल हो रही है और चाइना में पॉपुलेशन इज ऑल्सो फॉलिंग। तो जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है दैट इज नो मोर देयर, एट द सेम टाइम जो elderly population है that has been increasing. Maldives and Lakshadweep talked about in detail. If we go by the map, so this is the Agatti Island, Chetlat, 432 kilometers. Kalpeni, Kavaratti is the capital. Miniko is the southernmost island of Lakshadweep. This is Kochi of the coast of Kerala. So these are distances from the Kochi. So we can say कि इसमें सबसे distant पे जो है that is Agatti Island of Lakshadweep from Kochi. So you can see that this is the location of Lakshadweep, and this is here we have Maldives. So the two archipelagos are part of the same chain of coral line islands in the Indian Ocean. So same chain of coral lines means Lakshadweep is, हम बोलते हैं coral atolls हैं, तो similarly Lakshadweep is also coral atolls. Challenge यही कि the number of islands Lakshadweep पे, as we're talking about कि Lakshadweep is an alternative to Maldives as far as tourism is concerned, but challenges कि अभी इतना advanced infrastructure is not developed, and secondly जो number of islands हैं and the number of, again यहाँ पे भी बात करेंगे कि management of the tourism burden, the number of tourists, जो management capacity of जो tourist है, number of islands उतना हम manage नहीं कर सकते given जो size of the islands है compared to the Maldives.
एंड ऑल इसके अलावा हमने इन डिटेल कवर किया है कि इवन Maldives is significant for India. We can't completely, ignore that or completely shut our relationship with Maldives, and talked about the important keywords about wait and watch diplomacy. Nagara style of temple architecture. So this topic is important, talking about the inauguration that would be there on 22nd January for Ram Temple. So here you can see features mentioned here, Nagara style of temple mein. So in which Ram temple is also, so it also reflects the Nagara style of temple architecture. So basics क्या हैं? This is the main जो शिखर है, जो main गर्भगृह है. You can see the idol is installed. Garbhagriha, this is the Shikhara, this Mundi, and this is called the Amlak, जो semicircle, you can say oval shaped sizes के ऊपर we see कि या तो there is a flag या कलश type of structure installed होता है, and जो बाकी smaller मंडप्स हैं. This is the plinth, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, स्टोन का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाता है. सो यू कैन सी कि जो राम टेम्पल है, एक ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल बनाया गया है, तो दिस इज कॉल्ड द प्लिंथ, जो कि हमें मोर ऑफन द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल में नहीं देखने को मिलता है. 5 modes of Nagara style. So Nagara style emerged sometime 5th century CE, northern India में. And southern India may we have the Dravidian style, and central India may we have the Vesara style, which is a mix of both Dravida style and Nagara style architecture. And apart from this, towering Shikhara Nagara temples are built on a raised plinth, जो stony platform है. Garbhagriha है sanctum sanctorium, image of deity installed होती है. So 5 modes of Nagara temple architecture is Vallabhi, Vamsana, Latina, Shikhari, and Bhumija. So ये मतलब regional styles हो गए within the Nagara style of temple architecture. These are the names. तो उनकी यहाँ पे किनसे characteristics और main features mentioned है. Comparison to Dravida style, अगर हम compare करें Nagara and Dravida style, तो द्रविड़ स्टाइल में जो काउंटर पार्ट है शिखरा को, उसको हम बोलते हैं विमाना. तो नगरा में शिखरा बोलते हैं, द्रविड़ा में उसको विमाना बोलते हैं. एंड फंडामेंटल डिफरेंस भी है दोनों के बीच में. सो द्रविड़ स्टाइल में जो विमान है टिपिकली स्मॉलर होते हैं देन द ग्रेट गेट हाउसेज या गोपुरम्स. तो जो गोपुरम्स या जो मेन एंट्री गेट होता है उससे छोटे होते हैं जो विमान होते हैं द्रविड़ स्टाइल में. बट नगरा में जो शिखर हैं वो बहुत मतलब हाइट उनकी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज ऑल्सो विजिबल ऑल्सो. एंड स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट साउदर्न इंडियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में गोपुरम्स होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो गोपुरम्स हमें नगरा स्टाइल में नहीं देखने को मिलते हैं. प्लस एक वाटर बॉडी इज देयर द्रविड़ स्टाइल में. बाउंड्री वॉल इज देयर इन द्रविड़ स्टाइल, देख लिया. कॉम्प्लेक्सेस आर लाइंड विद डिस्टिंक्टिव बाउंड्री वॉल्स. सो अयोध्या राम टेम्पल में वी सी हाइब्रिड फीचर्स. वो ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं कि इट इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ नगरा स्टाइल. तो गोपुरम्स ऑल्दो नहीं है, इलेबोरेट गोपुरम्स नहीं है, बट वॉल्स बनाई गई है नॉर्मली अराउंड द टेम्पल कंपाउंड. Global good, gender equity and equality. So this is an alliance which has been set up by India. Global good, gender equity and equality on the sidelines of the World Economic Forum. जो Davos meet is going on. So ideas के पीछे ये है कि again जो idea था it emerged during the G20 summit. And India's abiding commitment to the cause of women-led development is propounded by Prime Minister. So here empower, G20 empower the keyword. So जो alliance है it aims to take forward the commitments of the G20 leaders to benefit larger global community. And with this also our focus is on high growth rate
how we can contain inflation, maintaining food security to 800 million Indian citizens, and also at the same time support the people overseas. So ये एक important fact हो गया. So global economy और जो trade है that is moving towards normalization yet far from normal. WTO. Okay, can take up Financial Express newspaper. Hey Sachin, where is Divya? Divya ने join नहीं किया. वाईफाई बंद है आज, मतलब नेटवर्क ही नहीं आ रहे वाईफाई के। ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर आप कवर कर लेना. ओके। ठीक है, फिर वीक रूरल डिमांड की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम इस चीज़ को एसोसिएट करते हैं विद द एफएमसीजी सेक्टर, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर है. सो बिकॉज ऑफ वीक रूरल डिमांड इट हर्ट्स द एचयूएल ग्रोथ. तो एचयूएल एक इम्पोर्टेंट कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर में वर्क करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करें लाइक नेस्ले इज अनदर एग्जाम्पल. एंड इसके अलावा वी टॉक अबाउट द एफएमसीजी सेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो fast moving consumer goods means consumer goods and fast moving, it means they're non durable for our, like from the perspective of food consumption. जो processed food items होते हैं, जो packaged food items होते हैं, जिसमें again role of the food processing industry is important, so that forms a component of the FMCG sector. GDP growth rate can be pegged at 10.7%. So जब हम बात करते हैं overtaking the Chinese economic growth, एक तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी यही है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, बट आफ्टर दैट ऑल्सो सेकेंडली वी टॉक अबाउट कि इफ वी वांट टू ओवरटेक ऑल्सो, देन एनुअली इंडिया में आर जीडीपी शुड ग्रो एट 8 परसेंटेज पॉइंट. सो हेयर वी एक्सपेक्ट that it would be pegged at 10.7%, which is again interim budget के हिसाब से it is being said कि forecast would be at 10.7% for next financial year. इंटरिम बजट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरिम बजट इट इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर व्हेन वी एक्सपेक्ट देयर वुड बी जनरल इलेक्शंस. So this year 2024 में we are having general elections in the month of May. So we'll be having the interim budget this year. So this would we can say कि फाइनल बजट नहीं होगा because we don't know कि जो current government है whether that would again come to power या कोई नई government आएगी. So once there would be final, we will come when we after the elections will come to know about the results. उसके बाद एक proper budget होता है. So यहाँ पे history की बात की जा रही है like 2004-5 में when again NDA was in power. So there was this the interim budget. तो in सारे years में we had the general elections 2004-5, 2009-10, 2014-15 and 2019-20. So objective क्या होता है interim budget का? Secure parliament's note to the expenditures for the period जब तक कि कोई नई government ऑफिस में नहीं आ जाती है आफ्टर द जनरल इलेक्शंस. तो उस टाइम पीरियड तक हाउ द इकोनॉमी विल फंक्शन, जो फाइनेंशियल एलोकेशन है कौन से एरिया में कितना होगा, बट एट द सेम टाइम इंटरिम बजट में आप कोई मेजर न्यू डेवलपमेंट अनाउंस नहीं कर सकते हो, कोई मेजर प्लान मेजर पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकते हो. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एंड रियल जीडीपी ग्रोथ, जब हम इनको डिफाइन करने की बात करते हैं तो जो सिंपल फॉर्मूला है दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ, इट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ माइनस द इन्फ्लेशन रेट. सो इट मीन्स कि नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है वो ग्रो दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, या तो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सेकेंडली एक्चुअली आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. तो जब हम सिंपली बात करते हैं कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी ग्रोथ तो हमें उससे ये क्लैरिटी मिल जाती है कि एक्चुअली आउटपुट ग्रोथ कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी दैट वी गेट टू नो थ्रू रियल जीडीपी. तो द ग्रोथ ट्रेंड यहाँ पे दिखाया गया है रियल जीडीपी ग्रोथ का
सो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 10.6% था, and then it again moving towards the downside even before कोविड-19 पैंडेमिक भी अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड से पहले भी हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज डिक्लाइनिंग, देन वी सॉ कि इट इंक्रीज्ड। यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इसके पीछे मेजर रीजन है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है स्पाइक का ये कोविड-19 के बाद वाला टाइम पीरियड है, एंड देन इट आर्जली हम बोल सकते हैं एक टॉप पे स्टेबल थी एंड देन इट अगेन डिक्लाइन टू 8.9%। दिस इज फॉर द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल 2024। सो हमेशा ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एक कॉम्पोनेंट हमेशा रहता है। मार्जिन इसमें दोबारा की 19 की लिखा है, मिसप्रिंट है। कहाँ पे कह रहे हो? -1.4। नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, नेगेटिव में हो सकती है जीडीपी। नेगेटिव में कैसे हो सकती है कि जब हम कंपेयर नहीं, करेंगे। सही है। फाइनेंशियल ईयर 19 लिखा है ना। हाँ, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, राइट। ये फाइनेंशियल 2021 होना चाहिए। और जो हम बोल रहे थे कि नेगेटिव जीडीपी हो सकती है जब हम इसको कंपेयर करेंगे विद द प्रीवियस जीडीपी ग्रोथ रेट और जो करंट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है। मतलब कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट कम हुई है, उस टाइम पीरियड से भी कम हुई है। पर वो तो हम रियल वाले में लेते हैं ना, रियल जीडीपी नहीं, में जो बेस ईयर मानते हैं। यहाँ पे भी आप कंपेयर तो कर सकते हो ना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को, जो पिछले साल में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थी और सपोज जो इस साल हम्म। होगी, तो आप उसको कंपेयर तो कर सकते हो क्योंकि नंबर्स हमारे पास दोनों के लिए डेटा तो है हमारे हम्म। पास, दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ओके मानसी। और जैसे बजट में जो नॉर्मल फिगर्स होती हैं कि इस साल अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 6 to 7% के बीच में ग्रो करेंगे, तो वो सारी फिगर्स हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ की होती है। तो नॉमिनल जीडीपी जब भी होगा वो हमेशा मेंशन्ड होगा कि ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इट इज हम हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। तो हमने टैक्स टू जीडीपी रेशियो की भी बात करी है और जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ मेंशन्ड है। लाइक पहले सचिन ही वाज आस्किंग अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर भी है कि आप डिफ्लेट कर रहे हो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट पे, और फिर आपको एक्चुअली पता लग पाएगा कि कितना डिफ्लेटर का साइज कितना है जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू। तो आप पहले ऊपर नॉमिनल जीडीपी विल डिवाइडेड विद द रियल जीडीपी इनटू 100, तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर का साइज पता लग जाएगा कि कितनी ग्रोथ एक्चुअली इन्फ्लेशन की वजह से हमें दिख रही थी। रिन्यूएबल एनर्जी एम्फेसिस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो वाटर के थ्रू बीइंग जनरेटेड थ्रू डैम्स, देन विंड एनर्जी की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड बायोगैस की हम बात करते हैं। तो different missions, green hydrogen mission aiming at annual production of 5 million tons of green hydrogen। तो green hydrogen it is perfectly carbon neutral, कोई carbon emission नहीं होता है। एंड इसके अलावा नेट जीरो टारगेट्स ईयर यहाँ पे 2070 है। बाकी जो हमारे पंच अमृत टारगेट हैं जिनकी हमने बात करी पहले भी कि 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए वो रेन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए, 500 गीगावाट्स शुड बी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, एंड 1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन एमिशंस कम होना चाहिए, कार्बन इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, और कार्बन न्यूट्रलिटी जो नेट जीरो टारगेट है वो 2070। बस एक यही टारगेट 2070 का, बाकी सारे 2030 के टारगेट्स हैं। Pension funds asset under management, they are increasing, 28% is the growth rate। तो अट्रैक्टिव रिटर्न्स जब हम बात करते हैं इक्विटी की, तो 1 ईयर, 3 ईयर और सिंस इंसेप्शन कितना टोटल अभी तक ग्रोथ हुआ है, तो वो सब यहाँ पे इट इज मेंशन्ड। तो आप देखोगे इक्विटी में 1 ईयर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। पेंशन फंड्स का जो एवरेज रिटर्न्स है, एक पेंशन फंड भी अपना पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम और अटल पेंशन योजना में। सो ये डिवाइडेड होता है तो इसलिए रिस्क कम होता है। PFRDA regulating authority, pension fund regulatory development authority in India। Services sector created most of the jobs। एम्प्लॉयज का नंबर आप देख सकते हो, इट हैज इंक्रीज्ड। टॉप 5 सेक्टर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड टेक्सटाइल।
तो IT, फाइनेंस और बैंक्स टॉप 3 हम वी कैन जस्ट रिमेंबर द टॉप 3 वंस। MSP बोनस, प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी इन छत्तीसगढ़ जम्प्स। सो यहाँ पे कंसर्न ये रहता है फार्मर्स का कि जो MSP हाइक भी गवर्नमेंट इतना उसको पॉपुलराइज करती है कि हमने MSP हाइक किया, MSP हाइक किया, बट एक्चुअली अगर रियल सेंस में उसको हम कंपेयर करते हैं कि फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुई और उसके प्रपोर्शनेट कितना MSP में इंक्रीज किया गया, कि जो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है क्या उसको कवर कर पाएगा MSP हाइक। सो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि, और वो इतना होता भी नहीं है MSP हाइक कि उनकी कॉस्ट को कवर कर पाए। तो दिस इज वन कंसर्न। एंड यहाँ पे हमने बात करी MSP फॉर्मूला की, तो MS स्वामीनाथन कमेटी दे प्रमोटेड कि C2 प्लस FL प्लस 50% इंक्रीज, ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ MSP। C2 मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस FL मतलब फैमिली लेबर कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, और जो पूरा अमाउंट आएगा उसका 50% प्लस और ऐड करके MSP डिटरमाइन होनी चाहिए। So first locally developed hepatitis A vaccine. So इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है हेपेटाइटिस ए और जो डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स उन्होंने लॉन्च किया कंट्री का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। तो उसका नेम इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। वुमेन इन एविएशन एंड एरोस्पेस, ये हम बात कर चुके हैं। Watch the numbers, fiscal deficit again अब because we'll be having a budget. So more often हम fiscal deficit की बात करेंगे, तो what is the simple formula for fiscal deficit? तो fiscal deficit is government का जो total revenue है उसमें दो components में हम उसको divide करते हैं, capital revenue एंड जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया, उसमें से हम माइनस करेंगे गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। बट उसमें टोटल एक्सपेंडिचर में भी हम एक जो स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उसमें ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करेंगे, बट वी वुड से कि जो नॉन डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है उसको हम मतलब कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट सपोज कोई अमाउंट बोरो करती है तो वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का पार्ट होता है, बट जो बोरो करती है उसको गवर्नमेंट को किसी एक टाइम पीरियड के बाद उसको रीपे भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको अकाउंट में नहीं लेते जब हम फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का टोटल वी वुड से कि एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से, तो पहले आप पूरा टोटल एक्सपेंडिचर लोगे, उसमें से आप नॉन डेट क्रिएटिंग जो रेवेन्यू है आप उसको माइनस कर देते हो। तो यहाँ डिस्कॉम कंपनीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं। So regulation the state on discoms, they can create the challenges. So upon getting conflicting directives from the government and regulators, such entities prioritize the former's orders. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो यही है कि there is no coordination, proper coordination नहीं है, synergy नहीं है between government and the regulating authorities. तो government orders थोड़े different होते हैं, regulating authorities के थोड़े different होती है, तब डिस्कॉम कंपनी के लिए यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको orders किसके फॉलो करने हैं। So regulation is becoming a challenging task and efficiency नहीं है compared to the fairness and equity. एंड इसके अलावा जो स्टेट ऑन डिस्कॉम कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ऑफन दे गिव मच ग्रेटर प्रायोरिटी टू दी डायरेक्टिव्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो रेगुलेटर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता, ये ट्रेंड में देखने को मिलता है। एंड पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉपुलिस्ट मेजर ऑल्सो, लाइक इलेक्शंस में भी द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टोज पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट, इतना यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी इफ वी कम टू पावर। सो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वी सी की जो डिस्टॉर्शन है ज़्यादा देखने को मिलता है हमको।
और अगर डिस्कॉम कंपनीज का ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा तो तब भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यही प्रॉब्लम है कि अगर सपोज अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं तो वो बोल सकते हैं कि हम आपको इतना फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस करेंगे, बट अगर वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो जाएंगी, प्राइवेटाइज उनको कर देंगे, तो दी पॉलिटिकल पार्टीज वुड नॉट बी एबल टू enjoy द बेनिफिट्स जो उनको उसको मिलते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलिस्ट मेजर। तो इसलिए पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कॉम कंपनीज। So professionalizing government ownership, developing more effective, stronger, independent boards होने चाहिए, जो boards of governance होते हैं, independent functioning होनी चाहिए उनकी, and that needs to be transparent. और जो commercial orientation of the distribution companies, that needs to be enhanced. तो ये 3 major reform areas हो गए, यहाँ पे reforms हम कर सकते हैं। कासा रेशियो हम पहले बात कर चुके हैं। कासा इज करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट का रेशियो, मतलब यहाँ हम सीडी रेशियो की बात कर रहे हैं। सीडी इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। तो जो बैंक्स के कासा रेशियो है वो फॉल हो रहा है, मतलब करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स है दे हैव बीन फॉलिंग। सो यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के एमडी से इसकी कासा रेशियो इट में रिटर्न टू पीक इन 1 ईयर, 34% नेक्स्ट 12 months। फॉरेक्स रिजर्व्स बीन एट $618.9 billion। तो हमें एक फेयर आइडिया हमारे माइंड में होना चाहिए कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स कितना लेवल है। दिस इज वी कैन से वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, अमंगस्ट द लार्जेस्ट। एंड कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, देन गोल्ड इज देयर, एसडीआर, एंड जो फॉरेन ट्रैंक है विद द आईएमएफ, these are all a part of forex reserves components जिनमें fluctuations होती रहती हैं। Okay, so next part we'll start with the Hindi newspaper.